हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले कि हम आपकी मुलाकात आज के अपने मेहमान से कराएं, आइए देखते हैं उनकी चंद तस्वीर और वीडियो। बस याद तुझे करती हूँ और कोई काम नहीं। Wonderful. आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम मोटिवेशनल वेब सीरीज। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस वेब सीरीज में हम आपकी मुलाकात उन चुनिंदा शख्सियात से कराते हैं जो अपने करियर में बहुत कामयाब है, और न कि करियर में बल्कि अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं जनाब अशफाक अहमद खान साहब, जो कि कुवैत में एक लंबे अरसे से मुकीम हैं और यहाँ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीनियर फार्मासिस्ट की हैसियत से आप काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप बहुत सारे और सामाजिक कार्य भी करते हैं। आप इंडियन कल्चरल सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। एक लंबे समय से आप जो है यहाँ इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये समझिए कि कुवैत में इंडियन कल्चर को पेश करते हैं और उसको वक्तन फवक्तन जो है बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं। बहरहाल, हम पहले अशफाक अहमद खान साहब से बात करेंगे। उनकी जो तालीमी सफर है, उनका जो शिक्षा की यात्रा है और उनका जो करियर यहाँ तक कुवैत तक जो आने का सफर रहा, किस तरीके से वो कुवैत तक पहुंचे और कितना जमाना हुआ। तो आइए मिलते हैं जनाब अशफाक अहमद खान साहब से। अशफाक साहब, वेलकम टू दिस मोटिवेशनल वेब सीरीज। सर अनिस अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे नाचिस को आपने इस लायक समझा। और मैं बहुत ही छोटा सा मामूली सा इंसान हूँ, लेकिन अल्लाह का करम है कि जो भी आपने बताया मेरे बारे में और जो कुछ भी कहा तो उस लायक में हो पाया। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने एक अच्छा इनिशिएट किया है कि यहाँ के लोगों को आप बताते हैं किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में। तो थैंक यू वेरी मच आपके लिए और आपके स्कूल के लिए थैंक यू, आपके मैनेजमेंट के लिए थैंक यू। अशफाक साहब, हमने आपको देखा है, पिछले तकरीबन 20 साल से आपको देखा है, जानते हैं आप किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं। आप एक हॉस्पिटल में हैं, फार्मासिस्ट हैं, बहुत ही सीनियर फार्मासिस्ट हैं, बहुत लोगों की आप मदद भी करते हैं और फिर उसके साथ साथ आप अपना वक्त निकालते हैं और सामाजिक कार्य में आप वक्त लगाते हैं, और एक हिंदुस्तान के कल्चर को यहाँ लोगों के सामने पेश करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहरहाल, ये सब आप करते हैं, आप डिजर्व तो बहुत ज्यादा करते हैं। हम थोड़े समय में उतना शायद आपके बारे में लोगों को नहीं बता पाएंगे, लेकिन जितना भी हम बता पाए वो कम होगा। लेकिन हम एक कोशिश है हमारी तरफ से कि हम लोगों को बता सकें कि कुवैत में जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो किस किस तरह के काम करते हैं और कैसे उनकी यात्रा रही है। बहरहाल, हमें आप कुछ अपनी यात्रा के, अपनी तालीमी सफर के बारे में बताएं कि किस तरीके से आपने अपनी तालीम मुकम्मल की और कैसे कुवैत तक पहुंचे। देखिए साहब, बहुत शुक्रिया, ये अच्छा क्वेश्चन है कि तालीम, जहाँ तक सवाल है तालीम का, मेरी एजुकेशन हुई हायर सेकेंडरी तक एक माइंस एरिया है तिरोड़ी, जो नागपुर से 120 किलोमीटर दूर है। और उसमें मेरे फादर्स जो थे माइंस में थे और उसमें ग्रुप माइंस मैनेजर थे उसके। तो वहीं से हमने अपनी एजुकेशन तालीम वहीं से ली। मैट्रिक के बाद फिर गांव था तो वहाँ उतनी तालीम नहीं होती थी, तो फिर आगे बढ़े तो हमने बीएससी किया। बीएससी हमने रायपुर से कंप्लीट किया और फिर फार्मेसी किया। तो यानी 2-3 स्टेट एक साथ शामिल है हमारी तालीम में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ग्रेट। तो फाइनली मैंने फार्मेसी किया, तो उसके बाद आके फिर नागपुर में ही मैंने जॉब शुरू किए। जॉब में मेडिकल, चूंकि मेडिकल फील्ड में मेरा इंटरेस्ट था, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैंने जॉब पहली बार शुरू की। फिर इंडियन बेस्ड कंपनी थी, कुछ दिन उसमें काम किया। फिर मल्टीनेशनल मिली, मल्टीनेशनल मार्क जर्मन कंपनी थी, उसकी बीडीएच एक ब्रांच निकली, जो बीडीएच ब्रिटिश ड्रग हाउस। तो उस तरह से उसमें काम करते करते उसी में प्रोग्रेस मिली, उसी में सक्सेस मिला।
और मैंने ऑलमोस्ट इंडिया का, जो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र बॉर्डर तक और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राउरकेला तक, वहाँ पे जो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है वहाँ तक, तो ये मेरी जुडिशियक्शन थी, मेरी एरिया थी कंप्लीट करने की। तो मैं यहाँ पे काम किया और यहाँ पे बहुत लोगों से मिला और बहुत लोगों से सीखा। तो साइमल्टेनियसली जहाँ तक आपने बात की कि एजुकेशन के साथ साथ आप में और कुछ खूबियाँ थी, तो बेसिकली मेरे पास आर्ट और कल्चर मेरा बचपन का शौक था। अच्छा, स्टेज मेरा बचपन का शौक था। क्या बात। उसी के रहते हुए ही मैं स्टेज में प्रोग्राम करता था और करवाता भी था बच्चों को लेके। और बाद में फिर मैं ऑल इंडिया रेडियो की एक आकाशवाणी होती है, जी, आपने सुना होगा। हाँ तो बिल्कुल, आकाशवाणी आकाशवाणी, काफी पॉपुलर, पहले जमाने में काफी पॉपुलर हुआ करती थी आकाशवाणी। जी हाँ, तो मैं उसमें रेडियो में आकाशवाणी प्रोग्राम कर में मैं छोटे 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 कैप्शंस के साथ 10 मिनट के, 15 मिनट के, 30 मिनट के स्लॉट के साथ प्रोग्राम किया करता था। आकाशवाणी के कौन से स्टेशन से आप जुड़े हुए थे? मैं रायपुर और नागपुर दोनों से, रायपुर और नागपुर, ओके। नागपुर और रायपुर दोनों से जो दोनों में मैंने प्रोग्राम किए हैं। उसके बाद विविध भारती मैं बॉम्बे भी गया हूँ। अच्छा, तो मतलब ये एक शौक था, शौक के तौर पर शौक का, यानी ये कह लीजिए कि मेरे कॉलेज के खर्चे भी आकाशवाणी से जो पैसे मिले अपने प्रोग्राम करके वो अच्छा, पूरे किए। तो इस तरह से ये वो चल रहा था। इस बीच में मेरे वालिद साहब की रिटायरमेंट हुई और वालिद साहब वहीं पे जहाँ पे काम, वहीं पे उनका हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो ये बात है 88 की। तो अच्छा। 89 से मैंने दूसरी दुनिया हो गई हमारे लिए। हाँ, जाहिर है कि तो वालिद साहब जो है जी एक हाँ, सर के ऊपर से एक साया जो था वो चला गया, तो जी जाहिर है हाँ, कि मुश्किल मुश्किल हालात हो जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो थोड़ा सा मुश्किल के दौर से गुजरे। तो हम 4 भाई 4 बहन थे। तो सभी की, तभी लोग अपने मतलब तालीम के ही पीरियड में थे। खाली 2 बड़े ब्रदर्स हैं जो, वो लोग थोड़ा सा जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में। हम्म, और सब छोटों की, और मैं खुद भी छोटा, तो सबकी यानी मिला जुला मिला के हम लोग ने ग्रो किया इस तरह से। यानी वो और एक थोड़ा दूसरे मुश्किल के, वक्त रहा। जी हाँ, वो एक 3-4 साल का पीरियड बड़ा मुश्किल रहा। वालदा की भी फिर 1 साल के बाद वालदा की डेथ हो गई। तो वो हम्म, एक, तो इस बीच में मेरी ये एक्टिविटी बंद रही। और फिर यही काम करते करते, मार्केटिंग के जॉब करते करते, मैंने सोचा क्यों ना मैं फॉरेन जाऊं। अच्छा, मतलब ये एक दिल में थी कि चलो मैं फॉरेन जाके आ जाता हूँ तो ये एक कौन से बार। साल में ये ख्याल आया फौरन ये जाने का? ख्याल तो मेरा 90 से ही था, लेकिन 92 में मैंने पासपोर्ट बना लिया था अच्छा, और 95 में मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो अच्छा, बस, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में मेरा इंटरव्यू हुआ बॉम्बे में और सिलेक्शन हो गया। तो 95 में फिर मैं यहाँ आ गया। अच्छा। तो 95 में यू लैंडेड इन कुवैत, कुवैत हो गया। मिनिस्ट्री तो ऑफ यहाँ हेल्थ। पे आने के बाद हमने देखा सर कि लाइफ तो चल रही, सभी की लाइफ चल रही है अच्छी, मिनिस्ट्री की जॉब भी थी। अब मिनिस्ट्री की जॉब के बाद खाली खाली करें क्या? जी, तो हमने धीरे मगर धीरे अशफाक साहब, आप जो है, आप तो माशाल्लाह एकदम नौजवान दिखते हैं आप तो। ये सर आपकी नजर करम है और ये आपका सोचना है, आपका बड़प्पन है। लेकिन कि मुझे 92 का मतलब है कि 30 साल जो है वो आपको हाँ कुवैत में हो गए, आपको 30 जी साल। जी, मुझे यानी जॉब करते हुए 88 से मैं जॉब कर रहा हूँ सर। अच्छा, 88 से, अब देखिए कितना साल हो गया। तो हाँ, वक्त ऐसे ही बीतता गया। वो यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ पे जॉब शुरू किया, यहीं पे शादी हो गई, शादी हुई, फिर बच्चों का सिलसिला हुआ। तो 2 बच्चे भी हैं मेरे। तो हम्म, 96 में फिर शायद हमारी मुलाकात 2000 में, ये 2005 में हुई। 2002 में हमारी मुलाकात हुई। जी, हमारी 2002 में। जी, जी। तो आप लोगों के साथ भी चलता रहा। तो हम इस बीच में छोटे छोटे प्रोग्राम वगैरह करते रहते थे हाँ, मगर अपने। मैं ये चाहूंगा अशफाक भाई कि आप जो है ना थोड़ा सा, जो कुवैत में जो आपने लैंड किया 92 में, आप यहाँ आ गए और फिर जी उसके बाद से 3-4 साल जो शुरू में रहे होंगे, जाहिर सी बात है आते ही जी जो सब कुछ तो नहीं मिल जाता है, जी हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो वो जो एक जी। स्ट्रगल रहा होगा यहाँ आने के बाद भी, जब 95 में कुछ मैं आने मुश्किलात के रही बाद, होंगी, कुछ जबान की मुश्किलें रही होंगी, जाहिर जी है आप एज ए फार्मासिस्ट आप काम करते हैं, तो जी वहाँ जी जो कुवैतीज आते हैं तो वो मोस्टली अरबिक में बोलते हैं, तो जी कितना हाँ, वक्त जी हाँ। लगा आपको कुछ सब अ, समझने में और वो सब मुश्किलात को फेस करने में? मुझे वाकई टफ टाइम था। पहला 2 साल तो बहुत ही टफ टाइम थे, क्योंकि
मेरे पास उस वक्त डीलिंग भी ड्रग्स ऐसे आ गए कि कंट्रोल मेडिसिन एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स की डीलिंग करना पड़ रहा था, जो मोस्टली यहाँ के नेशनल्स के लिए होती थी। तो उनसे बाकी जब बात करते 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 रूटीन में फिर वो बनता चला गया और वो सिलसिला बढ़ता चला गया। तो मैंने 20 साल अदाना हॉस्पिटल में काम किया। अच्छा। 20 ईयर्स भी अदाना हॉस्पिटल में था, इन पेशेंट फार्मेसी में। उसके बाद फिर मैं प्राइवेट फार्मेसी में, ये प्राइवेट यानी क्लिनिक में चला गया। प्राइवेट नहीं, क्लिनिक में ट्रांसफर ले लिया। तो अभी मैं क्लिनिक में हूँ। क्लिनिक तो एक तरह से हम नहीं कह सकते कि वो मोहल्ला क्लिनिक, जैसे अब दिल्ली में जो कंसेप्ट है मोहल्ला, हाँ जी 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 वो एक तरह से क्लिनिक जो है मोहल्ला क्लिनिक है, या ब्लॉक्स में छोटे ब्लॉक्स में क्लिनिक्स हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो उसमें चला गया। तो उसमें फिर मेरे पे जिम्मेदारी कम हो गई। जिम्मेदारी कम होने के बाद अब वही चल रही है, अभी इस वक्त तक वही चल रहा है क्लिनिक में। तो कुवैत में रहते हुए वो जो सफर आपका रहा, मैं आपके सेकंड उस पर बाद में आऊंगा, जो आपने जो कल्चरल सोसाइटी आपने बनाई उस सब पे हम बाद में आएंगे। उससे पहले हम जो यहाँ का जो एक कल्चर था, कुवैत का कल्चर, खासतौर से इंडियन डायस्पोरा का, वो किस तरह का कल्चर था 92 से लेकर के और तकरीबन 2000 तक की अगर बात करें, क्योंकि 92 में जब आप आए तो आप फौरन इन्वेजन के फौरन बाद आए। जी 95 में जब आया तो कुवैत का कल्चर, देखिए कुवैत में एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है। यानी अगर आप उनके साथ उनके हिसाब से उनकी लैंग्वेज में उनके साथ डील करें तो दे आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव पर्संस, दे आर वेरी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं। और इंडियन चूंकि आप जैसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और जो प्रोफेशन में एजुकेशन प्रोफेशन में है, टीचर्स हैं, आप लोग जैसे हैं, तो लोगों की बड़ी कदर करते हैं। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि कुवैतीज जो हैं वो खासतौर से इंडियंस को बहुत पसंद किया जाता है, या हम ये कहें कि इंडियन जो है वो मोस्ट वांटेड कम्युनिटी है, मोस्ट फेवरेबल कम्युनिटी में कहूंगा कुवैतीज के लिए, जो है फेवरेट कंट्री। इसमें कंट्री में कम्युनिटी है हमारी, इंडियन कम्युनिटी हमारी ऐसी कम्युनिटी बन गई है कि कुवैत इंडिया इज इक्वल टू वन, ऐसा लगता है। तो और रिलेशन भी कुवैत और इंडिया के रिलेशन भी आपस में बहुत अच्छे हैं। हाँ, और हम एक 60 साल मना भी रहे हैं उसी के लिए, इंडो कुवैत और रिलेशन के लिए। और मैं उस अच्छे रिलेशनशिप के पीछे कहीं ना कहीं जो इंडियन कम्युनिटी कुवैत में रहकर के जिस तरीके से काम करती है, वो कहीं ना कहीं वजह है कि हमारे दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, दोनों देशों को देखिए आप। आज आप ये देख लीजिए कि इंजीनियरिंग में देख लीजिए, मेडिकल प्रोफेशन देख लीजिए, या बिजनेस में देख लीजिए, या आपके एजुकेशन में देख लीजिए, इंडिया का बहुत बड़ा सेक्टर इसके साथ इन्वॉल्व है और यहाँ पे रूटीनली वो काम करते हैं। तो उसकी वजह यही है कि कुवैती जो वो हैं वो इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं। और इंडियन कम्युनिटी जो है वो कुवैतीज के बाद जो है सेकंड लार्जेस्ट जो है वो पॉपुलेशन यहाँ इंडियंस की है। उसके बीच ये चीज है ना सर, एक चीज होता है, कोई भी चीज को बाइंड करने के लिए आपका ट्रस्ट जरूरी होता है। तो इंडियंस गेन द ट्रस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट ऑफ लॉयल्टी, ट्रस्ट ऑफ काम के प्रति डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन होना और डिवोशन होना, तो वो चीज पे कर जाती है। और वही इंडियंस के लिए सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट उन्होंने बिल्ड किया है। और हार्ड वर्कर होते हैं इंडियंस, बहुत हार्ड वर्कर, और विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, विदाउट एनी डिस्टरबेंस, खामोशी के साथ अपना काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप उनके पॉलिटिकल और उनके जो भी सोशल एक्टिविटीज हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, अपना काम से काम रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। यही चीज जो है कि हमारी इंडियंस कम्युनिटी यहाँ पे वेल एक्सेप्टेंस है और वो लोग चाहते भी यही है। तो इस तरह से मुझे आज 26 साल हो गए, तो मुझे तो अभी तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और मैंने जहां भी जाता हूँ या जहां पे जिस लोगों से मिलता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ या और भी कई जगह कम्युनिटी में मिलता हूँ, दूसरे सेक्टर में मिलता हूँ, छोटे लोग जो छोटे, किसी मुराद मेरी ये है कि जो बेचारे घर में काम करते हैं, खदामा हैं, ड्राइवर्स हैं, या बागबान जो करते हैं बागवानी, उन लोगों से भी हमारी इंटरेक्शन होती है। हम जाते हैं मेडिकल कैंप में, उसमें तो बहुत अच्छे उन लोगों से हम पूछते हैं कि भाई कैसा उन लोगों का बिहेवियर, तो वो दे आर सेटिस्फाइड, दे आर हैप्पी, और उनके भी सालों साल से वो करते चले आ रहे हैं काम। तो अच्छा लगता है एक हिसाब से। तो यानी कहने का मकसद ये, यहाँ छोटे से ग्रेड से लेके बड़े ग्रेड तक
सम्मान जो है, सम्मान जिस चीज को कहते हैं, जी जी, वो बराबर मिलता है। बिल्कुल जी मिलता है। इंडियंस को जो है वो कुवैतीज की तरफ से बहुत इज्जत मिलती है, बहुत आदर और सम्मान मिलता है, इसमें जी कोई शक नहीं है। और मुझे लगता है कि इंडियन कम्युनिटी इसी तरीके से मेहनत करती रहे और इसी जी हाँ तरीके से हमारे रिलेशन बने रहें और इसी बिल्कुल तरीके से जो है वो दोनों कंट्रीज के लोगों के बीच में प्यार बना रहे। जी। अब अशफाक जैसे भाई, आप जो है बहरहाल 92 में आए, फॉरेन इन्वेजन के बाद आए, जाहिर उस वक्त कंट्री को पूरा काफी कुछ डिस्ट्रॉय किया गया था 95 में 95 में, तो जी हाँ काफी कुछ डिस्ट्रॉय किया गया था। तब जी 3 जी। साल ही हुए देखिए थे एक इन्वेजन को, तो 95 से फिर वो इन्वेजन, जो डेवलपमेंट हुआ कंट्री का दोबारा हाँ से। क्योंकि हम जब आए थे तब यहाँ पे बहुत सारा चीज डेवलप नहीं हुआ था। जी जी जी, बहुत बहुत जगह ऐसी बन, जैसे मैं जिस एरिया में रहता हूँ अबू हलीफा में, वो एरिया में कई दूर दूर तक घर नहीं दिखते थे। हाँ तो धीरे धीरे ये बनना शुरू हो गया 95 के बाद। फिर एक पोस्ट सद्दाम हुआ जिसमें 2002 में, जब पोस्ट सद्दाम के बाद यहाँ डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुए और 2002 के बाद 2002 से लेकर अब तक डेवलपमेंट चल ही रहा है। तो रोज आपको एक नया कुएं दिखता है। तो 95 के कुवैत में और 2022 के कुवैत में आप कितना फर्क देखते हैं? जमीन आसमान का फर्क है सर, जमीन आसमान का फर्क है। उसमें फर्क ये है कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और कंपनी की दूसरी तरीके फील्ड में लाइक कंस्ट्रक्शन वगैरह में, दूसरे बिजनेस में भी उनका काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो इन दैट कंडीशंस का 2002 से 2000 आज 22 चल रहा है, इन 20 सालों में इस कंट्री ने ड्रास्टिक चेंजेस किया है। जी अब जी, नई नई चीजें मिली, हमने खुद भी नई चीजें देखी जो कभी नहीं देखी थी पहली बार, वो चीजें यहाँ पे कुवैत में देखी। तो इसके लिए थैंक्स टू रॉयल फैमिली एंड द अथॉरिटी ऑफ कुवैत कि वो ऐसा सोचते हैं, ऐसा विजन उनके पास कि इस तरह से कंट्री को लेके नहीं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। जो लीडरशिप रही है यहाँ की, जो रॉयल फैमिली है और जो लीडरशिप है, वो एक बहुत ही विजनरी लीडरशिप रही है कुवैत की, और उसकी वजह से कुवैत जो एक बहुत ही पीस लविंग कंट्री है। और मेरे ख्याल से तो हमें कुवैत में जो एक बार आ जाता है वो फिर कुवैत से जाने की सोचता नहीं। शुरू में शायद ये सोच के आता है कि मैं 2 साल में 3 साल में वापस चला जाऊंगा, मगर उसको 30 साल हो जाते हैं वापस नहीं जाते। हमारे साथ भी, और हम सोच रहे थे 2-3 साल रहेंगे, चले जाएंगे यहाँ पे। 2-3 साल हुए, उसके बाद शादी हो गई। अच्छा शादी हो गई, चलो 1 आध साल और रहते हैं। फिर पहला बेटी हो गई हमारी सफा खान, तो चलो फिर 6 साल हो गए इस चक्कर में, और बेटा आ गया फिर इसके बाद अरशद खान। तो ये बढ़ता चला गया, यानी आपकी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, आपकी जिम्मेदारियां आपको खींचती रहती हैं, पुलिंग यू। एंड कंट्री का अट्रैक्शन, इतना कंट्री ऐसा अट्रैक्शन इतना अच्छा है, हाँ एक लगाव हो जाता है, और इतनी कंफर्टेबल लाइफ है यहाँ पे, तो एक लगाव ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपको लगता है कि आप अपने ही मुल्क में हैं, अपने मुल्क में, बिल्कुल बिल्कुल, वो जो बिलोंगिंगनेस होती है वो बहुत ज्यादा कुवैत में हो जाती है। जी 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 जी, बिलोंग। फिर यहाँ पे जो भी आते हैं वो सब अपने लगते हैं। जी जी, यहाँ पे कोई परदेसी जो है नहीं लगते, यहाँ सब अपने लगते हैं। यानी एक कुवैती नेशनल ले लीजिए और दूसरा अजनबी, यानी 2 ही कम्युनिटी यहाँ रहती है। 2 ही कम्युनिटी, एक अजनबी में आप सब सारे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग किसी में, चाहे इंडियन से मिले, पाकिस्तानी मिले, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या और भी अरब नेशनल के लोगों से मिलते हैं, तो ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम कहीं दूर हैं या दूसरे मुल्क में हैं। और तो कई एरियाज तो ऐसे हैं अशफाक भाई कि जहाँ जाके लगता ही नहीं है, आपको लगता है कि आप शायद इंडिया के ही किसी हिस्से में हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कई एरिया ऐसी हैं, और कई जगह पे हमारा कल्चर भी ऐसा है कि हम बड़े से एक्सेप्टेंस हमारा बड़ा अच्छा है। हमारा दारोमदार इस बात पे टिकता है कि हम कैसे किसी चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो हम कल्चर को बड़ा जल्दी अडॉप्ट करते हैं, और हम इसी तरह से ज्वाइंट हो जाते हैं। इंडियन प्रोग्राम भी इसी तरह से चलते हैं, इंडियन प्रोग्राम बहुत होते हैं यहाँ पे। उसकी भी यानी चाहे कोई भी हो, केरला के ले लीजिए आप, साउथ इंडियन के ले लीजिए आप, नॉर्थ इंडियन के ले लीजिए आप, ईस्टर्न इंडिया के ले लीजिए आप, उनकी कम्युनिटी बेस्ड भी प्रोग्राम्स होते हैं। तो लोग सब जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से,
एक दूसरे के साथ जुड़े हुए जी हैं। जी, चलिए बड़ा अशफाक अच्छा भाई, ये तो बात रही आपकी जो आपका जो कुवैत का सफर था, आपका जो तालीमी सफर, आप फिर कैसे आपने बीएससी किया, फिर फार्मेसी, और फिर आपने इंडिया में भी जॉब किया, और आपके अंदर एक पर्सनल हिडन एक टैलेंट भी था जो आपने आकाशवाणी और विविध भारती और उस सब में वो टैलेंट को इस्तेमाल किया। कुछ मुश्किलात भी आई, फिर आप 1995 में आप कुवैत आ गए, फिर उसका आपका कुवैत का सफर शुरू होता है। जी हाँ, आप जी हाँ। हम आपसे बात करेंगे आपकी उस कल्चरल सोसाइटी की, जिस कल्चरल सोसाइटी के आप प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों, ये थे हमारे आज के खास मेहमान अशफाक अहमद खान साहब। आपने जाना और आपने अपनी जो यानी शिक्षा की यात्रा और अपनी एजुकेशन, अपनी तालीमी सफ़र हमारे साथ शेयर किया, और किस तरीके से उन्होंने मेहनत की और कौन सी मुश्किलात का सामना किया, और किस तरीके से वो 1995 में एक फार्मासिस्ट की हैसियत से यहाँ कुवैत में आ गए, और 1995 से आज तक 2022 तक आप कुवैत में हैं। अब हम उनसे जानेंगे अगली किस्त में कि वो किस तरीके से उन्होंने इंडियन कल्चरल सोसाइटी बनाई, और किस तरीके से इंडियन कल्चर को और बहुत सारे कलाकारों को अलग अलग फील्ड से, चाहे वो सिंगर्स हों, आर्टिस्ट हों, गजल सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट, उन सबको किस तरीके से कुवैत में इंडियन डायस्पोरा के सामने और कुवैतीज के सामने किस तरीके से पेश किया, ये हम जानेंगे अगली किस्त में। उसका आप इंतजार करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये आज का ये प्रोग्राम, ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों, अपने मित्रों और अपने अजीजों से कहें कि वो हमारे इस चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।